नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड में हूं आपके साथ अनुपमा झा। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन की आज अहम बैठक हुई। बैठक में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग पर सभी दलों की सहमति बन गई। आरजेडी भी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने को लेकर राजी हो गई है और सभी की सहमति के बाद इस महीने के अंत तक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनने की संभावना है। खबर यह भी है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने के लिए कांग्रेस के चुनाव प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल दिल्ली से बिहार आएंगे और फिर सभी दलों के बीच कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की रूपरेखा तैयार की जाएगी, जिसके तहत इलेक्शन एजेंडे की रूपरेखा तय होगी। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में कांग्रेस की तरफ से संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, वरिष्ठ नेता अहमद पटेल, शक्ति सिंह गोहिल, डॉक्टर मदन मोहन झा, आरजेडी से मनोज झा, हम से जीतन राम मांझी, वीआईपी से मुकेश सैनी, रालोसपा से उपेंद्र कुशवाहा शामिल हुए। आपको ये बता दें कि महागठबंधन में शामिल कई दल आरजेडी से कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की लगातार मांग कर रहे थे। मांझी ने तो 25 जून तक का आरजेडी को इसके लिए अल्टीमेटम भी दे दिया था। पहली बैठक थी, ये सॉलिडारिटी बैठक थी, एका की बैठक थी कि हम सब साथ रहेंगे, मिल करके स्ट्रैटेजी और प्रोग्राम पे बात करेंगे। कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग है। कोऑर्डिनेशन कमेटी मतलब राजद बहुत महत्वपूर्ण दल है, वहाँ सबसे बड़ा वोट शेयर और सबसे मैं समझता हूँ कि ज्यादा सीटों के साथ हमें अपनी जिम्मेवारी पता है। सब कुछ तय समय में हो जाएगा, संजीदगी और संवेदना के साथ। महागठबंधन की बैठक समाप्त हो गई है। बिहार के सभी दल जो महागठबंधन में शामिल हैं उस बैठक में हिस्सा लिए। बैठक की जो मंशा थी, जिसकी वजह से ये बैठक हुई थी, वो यही थी कि बिहार में महागठबंधन के दलों में कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, जिसके तहत बातचीत आगे के दलों को भेजी जाए और साथ ही शीट शेयरिंग पे भी बातचीत हो, जो इलेक्शन एजेंडा तैयार हो, जिसके ऊपर इलेक्शन की जो बुनियाद है वो रखी जाएगी। इन तमाम मुद्दों पे बातचीत हुई है और जो विशेष सूचना हमारे पास आ रही है वो ये कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी। इसके लिए सभी दल तैयार हो गए हैं, हालांकि इसमें कुछ समय लगेगा। कोऑर्डिनेशन कमेटी इस महीने के एंड तक में बन जाएगी। अब इसके लिए शक्ति सिंह गोहिल, जो कि चुनाव प्रभारी है कांग्रेस की तरफ से, वो पटना के लिए जल्द से जल्द रवाना होंगे और वहां जाके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाएगा, जिसके तहत इलेक्शन एजेंडा तैयार किया जाएगा और साथ ही इस महीने के अंत तक में कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी जाएगी। जो सबसे बड़े नाराजगी राजद के साथ छोटे दल जो जीतन राम मांझी की पार्टी हो चाहे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, वो यही रही है कि अभी तक कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनी, जिसकी लगातार मांग है। अब जब सभी दलों की मांग को सुन ली गई है, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनने पे भी सभी दल की सहमति आ गई है, तो अब ये देखना होगा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कब तैयार किया जाएगा और इलेक्शन का एजेंडा क्या तैयार होता है। इलेक्शन की रूपरेखा महागठबंधन कैसे तय करती है। कैमरा पर्सन अमित के साथ नेहा, जी मीडिया, दिल्ली। तो बिहार में विधान परिषद के लिए चुनावी जंग अपने चरम पर पहुंच चुकी है। सभी प्रमुख दलों ने अपने प्रत्याशियों का चयन कर लिया और नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई। विधान परिषद की 9 सीटों पर हो रहे चुनाव के लिए आरजेडी के 3 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। इस मौके पर मौजूद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने दल में टूट को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। देखिए। विधान परिषद की चुनावी जंग, 9 सीटों के लिए होगा संघर्ष। फाइनल से पहले की फाइट। मंगलवार को मिले झटके को एक किनारे पर रख आरजेडी ने एकजुटता दिखाते हुए विधान परिषद के चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया का आगाज किया। आरजेडी के तीनों उम्मीदवार सुनील सिंह, फारूक शेख और रामबली चंद्रवंशी ने बुधवार को अपना नामांकन किया। इस दौरान तेजस्वी यादव समेत पार्टी के ज्यादातर विधायक विधानसभा में नजर आए। इस दौरान आरजेडी प्रत्याशियों ने पार्टी के लिए काम करने की बात दोहराई और सत्ताधारी दल पर निशाना साधा। जिम्मेदारी दिए हैं तो पहले से जिम्मेदारी तो निभा रहे थे, लेकिन और भी जिम्मेदारी बढ़ गई है अभी, तो उसको बिल्कुल सच्चे मन से इसको निभाएंगे जो जिम्मेदारी मिली है। इस तरह से नीतीश कुमार की चिंता बढ़ गई है कि अति पिछड़ा के सवालों को, खास करके जैसे पंचायत का चुनाव है या और आरक्षण की बात आती है, उन सब सवालों को उठा करके नीतीश कुमार अभी तक 15 वर्षों से अति पिछड़ा के मूर्ख बना रहे हैं। इससे कोई पार्टी को थोड़ी फर्क पड़ता है। और तो और जिस पार्टी में गए हैं वो भी तो रात को भाग गए, जिस पार्टी में वो लोग गए हैं वो भी रात को भागे।
वहीं नामांकन प्रक्रिया के दौरान प्रत्याशियों के साथ मौजूद तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी के 3 एमएलसी के जेडीयू में शामिल होने को लेकर सीएम नीतीश पर हमला बोला। चुनाव का मौसम है, चुनाव के मौसम में कुछ दिन पहले जदयू के हमारे एमएलसी जो थे हमारे पाले में आए। ये चीजें तो चलती रहेंगी, लेकिन उनको अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। जदयू पार्टी कैसे बनी, आपको थोड़ा इतिहास जानना पड़ेगा। आरोप प्रत्यारोप के बीच सच्चाई ये है कि आरजेडी की अब विधान परिषद में ताकत कम हो गई है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि विधान परिषद की 9 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में विपक्ष को काफी लाभ होगा। जिन 9 सीटों पर चुनाव होना है वो सभी जेडीयू और बीजेपी कोटे की हैं, लेकिन विधानमंडल में सदस्यों की संख्या के हिसाब से इस बार 3 सीटें आरजेडी को मिलनी तय है। कांग्रेस को भी 1 सीट जाएगी। बाकी 5 सीट में से 3 जेडीयू और 2 बीजेपी के खाते में जाएगी। एनडीए प्रत्याशियों के कल यानी कि 25 जून को नामांकन करने की संभावना है। शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। वहीं विधान परिषद की 2 सीटों के लिए बीजेपी ने भी अपने 2 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने सम्राट चौधरी और संजय मयूख को एमएलसी प्रत्याशी बनाया, तो वहीं बीजेपी के सहयोगी जेडीयू पहले ही अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। जेडीयू ने गुलाम गौस, भीष्म सहनी और कुमुद वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया। एनडीए के सभी प्रत्याशी कल यानी कि 25 जून को नामांकन करेंगे। कांग्रेस के तारिक अनवर भी कल नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन का कल आखिरी दिन है। अगर 9 नामांकन हुए तो सभी का निर्विरोध चुनाव होगा। 6 जुलाई को विधान परिषद की 9 सीटों पर वोटिंग होनी है। तो चुनाव से पहले बिहार की सियासत में भगदड़ मची हुई और इसका असर सूबे के सियासी समीकरणों पर भी पड़ रहा है। एक तरफ जहां विधान परिषद में राबड़ी देवी के नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर अब तलवार लटक रही है, तो दूसरी तरफ चुनाव से ठीक पहले आरजेडी के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। देखिए, लालू परिवार में फिलहाल 2 नेता प्रतिपक्ष हैं। विधानसभा में तेजस्वी यादव और विधान परिषद में राबड़ी देवी। लेकिन 5 एमएलसी के पाला बदलने के बाद बदली हुई परिस्थिति में विधान परिषद में राबड़ी देवी की प्रतिपक्ष के नेता की मान्यता पर खतरा खड़ा हो गया है। अब उन्हें इस कुर्सी के लिए सरकार की कृपा पर निर्भर रहना पड़ेगा। विधान पार्षदों के पाला बदलने से पहले सदन में आरजेडी के कुल 8 सदस्य थे, अब बचे हैं 3। नए चुनाव में आरजेडी के फिर 3 सदस्य बन सकते हैं, लेकिन फिर भी जरूरी नंबर नहीं हासिल हो पाएगा। राजनीति में दलों का टूटना या कहें दिलों का टूटना लगा रहता है, लेकिन राजद में जो अभी टूट हुई है वो ये अपने आप में बिल्कुल खास है, क्योंकि उसके 8 में से 5 जो है विधान परिषद के सदस्य वो टूटकर जेडीयू में चले गए हैं और उसने कई सवालों को जन्म दे दिया है। ये कह सकते हैं कि राजद जो है अब अल्पमत में आ गई है और उसकी जो पूर्व मुख्यमंत्री है राबड़ी देवी, उनकी कुर्सी जो नेता प्रतिपक्ष की वो खतरे में है, क्योंकि 3 सदस्य उनके बच्चे हैं। फिलहाल आरजेडी और उसकी सहयोगी पार्टियों ने समर्थन में मोर्चा संभाल लिया है। ये 5 एमएलसी का जो मुद्दा है, ये बिहार की जनता जो जनमत मिला था, जो माइंडेड मिला था बिहार को, महागठबंधन को, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब छोड़ के चले गए तो 5 को एमएलसी क्या मायने रखता है? 5 को एमएलसी को तो अपना फायदा दिख रहा है, किसी को मेडिकल कॉलेज का लाइसेंस दिख रहा है। पैसे के बल पर इधर से उधर होना, वो भी एमएलसी सबका कौन वैल्यू है? जो लोग गया है उससे न जाने वाले उस पार्टी को कोई फायदा होने वाला है, न जहां से गए हैं वहां कोई नुकसान होने वाला है। आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि नीतीश कुमार जी भले ही संख्या बल जो भी हो, आरजेडी के नेता को ही विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता के रूप में मान्यता देने का काम करेंगे। विपक्ष के आरोपों पर सत्ता पक्ष ने भी पलटवार किया। सीधे मंत्रियों ने मोर्चा लिया। आरोप ये है कि आरजेडी पर अब नेताओं को भरोसा नहीं रहा। महागठबंधन में जो भी लोग हैं सब अपना 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 हित के लिए हैं और इतना न उन लोगों का अपना हित का स्कोप लंबा चौड़ा है, तो स्वाभाविक है टूट तो होना ही है। नीतीश कुमार का चेहरा इतना बड़ा है और विधानसभा में जो राजनीति लोग करते हैं या विधान परिषद के लोग हैं वो समझते हैं कि ऐसे व्यक्तित्व के साथ रहना चाहिए।
चुनाव से पहले एक बार फिर बिहार की सियासत में भगदड़ है। जिसकी गोटी जहां बैठ रही है वो वहीं का हो जा रहा है। ये तो बस आगाज है, अंजाम अभी बाकी है। शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM बिहार में MD यानी मुस्लिम दलित का नारा बुलंद कर चुनाव लड़ने का मूड बना रही है। AIMIM के मुताबिक चाहे सत्ता पक्ष हो या महागठबंधन, सभी ने दोनों समुदायों की अनदेखी की है। AIMIM के MD फॉर्मूले का असर बिहार विधानसभा चुनाव पर कितना पड़ेगा, इस पर सियासत गर्मा गई है। हमारी सर्वे की टीम मुख्तलिफ जगहों पर काम कर रही है। हम अपने संगठन के विस्तार और उसके शुद्धिकरण का भी काम कर रहे हैं। संगठन में जहाँ जहाँ गलत लोग हैं उनको हम हटा भी रहे हैं, अच्छे लोगों को जोड़ भी रहे हैं। उसके बाद जब अभी तो नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ इलेक्शन कमीशन का, चूंकि उन क्षेत्रों के हमारे बहुत सारे जो लोग हैं, हमारे शुभचिंतक लोग, वो कह रहे हैं कि साहब आप कैंडिडेट तो आप तय करेंगे, समय आएगा तय करेगा, सुपरवाइजर की रिपोर्ट होगी उसके बाद तय होगा, लेकिन कम से कम हमें विश्वास दिलाइए। तो हम लोग ये पहली लिस्ट निकली है और अभी दूसरी तीसरी लिस्ट निकलेगी। MIM के खड़ा होने से कौन कमजोर हो रहा है, इसके लिए बहुत सारे लोग रिसर्च करते रहते हैं कि MIM आखिर किस कारण से खड़ा होती है, किस वोट बैंक पर वो सेंध मारती है, किस वोट का बंटवारा होता है। तो ये उनका मामला है। भारतीय जनता पार्टी का अपना वोट जो है वो इंटैक्ट है और उसमें कहीं कोई सेंध लगने वाला हमारे यहाँ कोई MIM नहीं है। इस सीट में से 28 सीट जहाँ राजद लड़ रही है, जहाँ राजद का वर्चस्व है, उसी 28 सीट में प्लस 4 सीट जो है वो कांग्रेस जहाँ लड़ रही है, उसमें तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि MIM वो जो है बीजेपी विरोधी नहीं बल्कि उसके समर्थक पार्टी है और उसका सहयोग कर रहा है। MIM वगैरह कौन सी हैसियत रखती है? आप दूसरे पार्टीज की बात करते हैं तो उस पर हम चर्चा करें। ये सब इक्का दुक्का आदमी के बारे में, आप बिहार के राजनीति के बारे में बात करते हैं और जो गलती से एक सीट जीत गई उस पार्टी को इतना महत्व देते हैं। और चलिए अब नजर डाल लेते हैं बिहार में कोरोना के आंकड़ों पर। बिहार में कोरोना समय के साथ कमजोर पड़ता जा रहा है। बिहार में कोरोना के आंकड़े की इस बात की खुद गवाही दे रहे हैं, क्योंकि बिहार में तकरीबन 75% से अधिक लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। और बिहार में कोरोना के अभी तक 8,273 मामले सामने हैं, जिसमें 6,106 लोग ठीक हो चुके हैं, यानी कि संक्रमित लोगों की संख्या 2,000 के आसपास सिमट कर रह चुकी है। बिहार में आज कोरोना के 223 मामले सामने हैं, जिसमें संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 8,273 हो गई। बिहार में कोरोना से पटना के एक और शख्स की जान चली गई, यानी कि मरने वालों का आंकड़ा 55 तक पहुंच चुका है। 1,75,000 से अधिक लोग के कोरोना टेस्ट अब तक हो चुके हैं। तो पटना में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और इस कड़ी में कमला नेहरू नगर की स्लम बस्ती इस बीमारी का नया हॉटस्पॉट बनती नजर आ रही है। कमला नेहरू नगर स्थित स्लम बस्ती में कोरोना के 11 मरीज मिले और इस इलाके के लोग मुख्य रूप से ड्राइवर और औरतें घर में बाई का काम करती हैं। लिहाजा पटना में कोरोना की चेन बनने की आशंका अब जोर पकड़ने लगी है। राजधानी पटना में कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। जो नए इलाके सामने आ रहे हैं उसमें पटना का कमला नेहरू नगर भी है। इस कमला नेहरू नगर की पहचान राजधानी की सबसे बड़ी स्लम बस्ती के तौर पर होती है। ये जो आप देख रहे हैं यही मुख्य रास्ता है जिससे होकर कमला नेहरू नगर के लोग आते और जाते हैं। और जो जानकारी आई है उसके मुताबिक कमला नेहरू नगर में जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या है वो 11 है। दरअसल बात केवल कमला नेहरू नगर की नहीं है, क्योंकि कमला नेहरू नगर में जो लोग रहते हैं वो मुख्य रूप से ऑटो ड्राइवर हैं, टैक्सी चालक हैं और कैब चालक हैं। और इसके साथ ही साथ यहाँ की जो महिलाएं होती हैं वो घरों में जाकर काम करती हैं। लिहाजा शासन प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना होगा कि कैमरा पर्सन निशांत के साथ प्रीतम कुमार, जी मीडिया, पटना। तो बिहार में चुनावी सरगर्मियों के साथ साथ कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। बिहार का नगर विकास एवं आवास विभाग भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गया, लिहाजा पूरे विभाग को सील कर दिया गया। दरअसल गया डिप्टी मेयर के कोरोना पॉजिटिव होने का पता चला, जिसके बाद अब पूरी जगह को सील किया गया और सभी लोगों को क्वारंटाइन किया गया।
लौट के मजदूर पलायन को आए। जी हां, कोरोना काल में रोजगार का जब संकट पैदा हुआ तो लाखों की संख्या में मजदूर वापस अपने गांव आ गए, लेकिन तकदीर ने उनका यहां भी साथ नहीं दिया। यहां भी उनके लिए रोजगार की समस्या बनी हुई है। ऐसे में कई मजदूर रोजगार की तलाश में जहां से आए थे अब वहीं दोबारा जा रहे हैं। हम सब क्या करेंगे, कमा के खाने वाले हैं सर। यहाँ पे कौन देगा? कोनो खेती बाड़ी है हम जो कर सकते हैं, जो खाएंगे, कमाने खाने वाले हैं। अभी तो कोरोना है, अभी तो रिक है, तो फिर भी आप देखिए जा रहे हैं सर। कोरोना तो है, आदमी भूखल कहाँ रहेगा, मरेगा भूखल। इसलिए ना हमको दिल्ली पंजाब जाना पड़ता है, हम लोग को सरकार कुछ नहीं देता है। जब घर आ गया है, जब उसे पैसे की किल्लत हो गई है, आर्थिक संकट आ गया है, खाने पर मतलब मजबूर हो गए हैं, तब अब आ गया है भूख का सवाल। और उसे खाने के लिए कोई व्यवस्था है नहीं। सरकार की तरफ से आर्थिक गतिविधि उतनी तेज नहीं हो रही है जिसका भरण पोषण हो सके। इसलिए ये लोग मजबूर होकर के फिर पहले कोरोना से मौत सता रहा था तो सोचा कि घर में जाकर के मरे, भी तो घर में जाकर के अब भूख से परेशान होकर के फिर वहीं चल दिए हैं ये लोग। सरकार इसकी अविलंब व्यवस्था करे। और अब बात कर लेते हैं सीएम नीतीश कुमार के दौरे की। मुख्यमंत्री आज दरभंगा पहुंचे, जहां उन्होंने एयरपोर्ट के चल रहे काम का निरीक्षण किया। उन्होंने एयरपोर्ट पर चल रहे काम को जल्द से जल्द पूरा करने का आदेश दिया। सीएम ने दरभंगा एयरपोर्ट को उत्तर बिहार का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट बताया। और इसी दौरान बिहार सरकार के मंत्री संजय झा, मुख्य सचिव दीपक कुमार, प्रधान सचिव चंचल कुमार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डीजीएम भी सीएम के साथ मौजूद रहे। तो सीएम नीतीश कुमार दरभंगा के अलावा मधुबनी के जयनगर भी गए। सीएम ने यहां कमला तटबंध पर चल रहे मरम्मत कार्यों का जायजा लिया। साथ ही संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। पिछले साल कमला नदी में आई बाढ़ के कारण तटबंध में कई जगहों पर कटाव हो गया था और इलाके में भारी नुकसान पहुंचा था। मुख्यमंत्री के साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा के अलावा डीएम, एसपी सहित अन्य विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे। कितना दिन हो गया अब तक? हो गया 10वां महीना जा रहा है। अच्छा, क्या बोला पदाधिकारी? पदाधिकारी कहा कि माने डीएम साहब आए, पटना से सब आए, उनके सामने में कहा कि हम बाबा आपको देंगे, घर देंगे, घर देंगे, हाँ देंगे घर, लेकिन दिया नहीं। कटिहार में बकाया वेतन देने के लिए एक टीचर से घूस की डिमांड की जा रही है। दरअसल प्राथमिक विद्यालय के टीचर फहीमुद्दीन अहमद के वेतन पर रोक लगाई गई थी। कटिहार के शिक्षा अधिकारी ने ये रोक हटा दी और बकाया वेतन टीचर फहीमुद्दीन को देने का आदेश जारी किया। आरोप यह है कि बकाया वेतन देने के लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने उससे घूस की डिमांड की, जिसका कथित ऑडियो भी है। मामले पर जब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नवल किशोर महतो से जी मीडिया ने बातचीत करनी चाहिए तो वो सवालों से बचते हुए नजर आए। तो वहीं कटिहार के जिला शिक्षा पदाधिकारी देवनिंदर कुमार सिंह ने जांच की बात कही। हमारे संज्ञान में तो नहीं, तो पहली बार आप बता रहे हैं, देखे नहीं कौन सा वायरल है, देख लेते हैं और जो नियमानुकूल कार्रवाई होगी की जाएगी। बिहार पुलिस में सिपाही के 11,880 पदों के लिए फिजिकल एग्जाम 15 जुलाई से शुरू हो रहे हैं। पटना हाई स्कूल के मैदान में महिला अभ्यर्थी इसके लिए जमकर पसीना बहा रही है। सिपाही भर्ती परीक्षा में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण है, जिसे वो सुनहरे मौके के तौर पर देख रही हैं। बिहार पुलिस में सिपाही के 11,880 पदों के लिए जो फिजिकल टेस्ट की प्रक्रिया है वो 15 जुलाई से शुरू हो रही है। उस फिजिकल टेस्ट को पास करने के लिए आप देख सकते हैं कि जो महिला अभ्यर्थी हैं वो लगातार प्रैक्टिस कर रही हैं। चूंकि फिजिकल टेस्ट में जो महिला अभ्यर्थी हैं उन्हें दौड़ और लॉन्ग जंप, गोला फेंक जैसी प्रक्रियाओं से होकर गुजरना है। लिहाजा उस पूरी प्रक्रिया में सफलता पाने के लिए जो छात्राएं हैं या फिर जो महिला अभ्यर्थी हैं वो लगातार और रोजाना प्रैक्टिस कर रही है। इस वक्त अभी जबकि पटना का तापमान 40 डिग्री के आसपास है, फिर भी ये जो छात्राएं हैं, ये जो महिला अभ्यर्थी हैं वो लगातार दौड़ धूप कर रही हैं, पसीना बहा रही हैं और सबके मन में एक ही ख्वाहिश है कि जब फिजिकल टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो और जब उसका रिजल्ट आए तो उस रिजल्ट में इनका भी नाम शामिल हो। कैमरा पर्सन निशांत के साथ प्रीतम कुमार, जी मीडिया, पटना।